बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएलसी का एक कंप्लीट कोर्स हम कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आगे डिफरेंट लेक्चर्स की शक्ल में एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ होगी जो कि पीएलसी को कम्प्लीटली बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करेगी। तो आज पहले लेक्चर का स्टार्ट करते हैं और जो कि बेसिक पीएलसी को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी को देखते हैं। पीएलसी को इंट्रोडक्शन को समझने के लिए उसके एडवांटेजेस का तस्करा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी सर्किट की, किसी सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा वायरिंग से जान छुड़वा लेते हैं, जो कि कंट्रोल रिले लॉजिक में यूज़ होती है। वायरिंग बिटवीन द डिवाइसेस एंड रिले कॉन्टेक्ट्स आर डन इन द पीएलसी प्रोग्राम। यानी जो वायरिंग है असल में वो हम प्रोग्राम के अंदर ही सॉफ्टवेयर बेस्ड वायरिंग कर देते हैं कि एक कॉन्टैक्ट का ताल्लुक दूसरे से सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा देते हैं। हार्ड वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और ईजियर एंड फास्टर टू मेक चेंजेस। ये एक और एडवांटेज है कि हम पीएलसी के कोड में चेंजेस करना चाहें तो जस्ट कॉपी पेस्ट कट और एडिटिंग कर सकते हैं, जबकि असल अगर कोई सर्किट डेवलप हुआ होता कंट्रोल रिले लॉजिक में तो उसको चेंज करना मुश्किल था। तो ये एक और एडवांटेज। ट्रबल शूटिंग एड्स मेक प्रोग्रामिंग ईजियर एंड रिड्यूस डाउन टाइम। और यहाँ इससे मुराद ये है कि आपको ट्रबल शूटिंग करना आसान है और रिलायबल कंपोनेंट्स मेक दीज लाइकली टू ऑपरेट फॉर ईयर्स बिफोर फेलियर। कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है पीएलसी का, ये बड़ा रगेड डिज़ाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल ग्रेड पे, इसलिए कई साल तक ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। जबकि रिले बेस्ड कंट्रोल जो पहले यूज़ होता था वो उसमें फॉल्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते। पीएलसी का ओरिजिन अगर हम स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ पीएलसी को, तो पीएलसी लेट 1960s में डेवलप हुए, जो कि रिप्लेस करने के लिए यूज़ हुए रिलेज को। कॉस्ट ऑफ दोज प्रीवियस सर्किट्स वर हाई, सो पीएलसीज ने जब रिले बेस्ड सर्किट्स को रिप्लेस किया तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई। इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गए 1980s में और बेशुमार इंडस्ट्री में आजकल यूज़ हो रहे हैं पीएलसीज। हाइड्रामेटिक डिवीजन ऑफ द जनरल मोटर कॉर्पोरेशन थी जिसने पहला डिज़ाइन स्पेसिफाई किया और डिज़ाइन का क्राइटेरिया दिया कि किस तरह का पीएलसी उनको चाहिए 1968 में। और उनका प्राइमरी गोल ये था कि वो कॉस्ट कट करना चाह रहे थे ताकि इनफ्लेक्सिबल रिले कंट्रोल सिस्टम ख़त्म हो और फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम आए पीएलसी की मदद से। तो उनका मेन गोल जो था वो कॉस्ट कम करते हुए एक फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना था, मुख्तलिफ हार्डवेयर के लिए, मुख्तलिफ मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोलर जो कि डिज़ाइन हुआ इन मॉड्यूलर फॉर्म था ताकि सब असेंबलीज कुड बी रिमूव्ड इजीली फॉर रिप्लेसमेंट और रिपेयर। यानी पीएलसी का जो कंट्रोलर है, पीएलसी कंट्रोल सिस्टम जो है वो असल में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। और इन मॉड्यूल्स का फ़ायदा ये है कि अगर हम कोई मॉड्यूल रिप्लेस करना चाहें, वो डैमेज हो जाता है या उसके अंदर कैपेबिलिटी इंप्रूव करके हम नया मॉड्यूल लगाना चाहें तो वो इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं। और कंट्रोल सिस्टम नीडेड द कैपेबिलिटी टू पास द डेटा कलेक्शन टू अ सेंट्रल सिस्टम। ये भी उनकी एक ज़रूरत थी उस वक्त की पीएलसी को डिज़ाइन करते हुए कि जनाब जो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया जाए पीएलसी का वो इस काबिल हो कि वो डाटा को किसी सेंट्रल सिस्टम की तरफ भेज सके, जैसा कि डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में पीएलसीज जो है वो फील्ड के अंदर लगे होते हैं और वो सारा डाटा भेजते हैं मेन कंप्यूटर को। तो इस तरह कंट्रोल रूम में किसी मेन कंप्यूटर को, तो इस तरह से एक ये ज़रूरत भी पूरी करना उनका एक मकसद था और पीएलसी को इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। द सिस्टम हैड टू बी रीयूजेबल और पीएलसी डिज़ाइन करते हुए ये क्राइटेरिया रखा गया कि हम इसमें जो कोड कर दें, अगर उस कोड को चेंज कर दें और वो किसी और सिस्टम के लिए भी यूज़ करना चाहें, किसी और मशीन को कंट्रोल करना हो तो भी उसको कंट्रोल किया जा सकता हो। और लास्ट द मेथड यूज टू प्रोग्राम द कंट्रोलर हैड टू बी सिंपल। यानी जो आप कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम स्टोर करते हैं वो सिंपल तरीके से कोड हो सके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ ना हो उसको प्रोग्राम करने के लिए। 1968 में
प्रोग्रामेबल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। 1969 में हार्डवेयर सीपीयू कंट्रोलर यूज़ हुआ पीएलसी के अंदर भी, लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के लॉजिक गेट्स के तौर पर, जैसे हमें मालूम है एंड और आर लॉजिक इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई थी उस सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड कंट्रोलर में। और उस वक्त जो 1969 में ये कंट्रोलर यूज़ हुआ था वो 1 किलो मेमोरी का था और उसमें मैक्सिमम 128 इनपुट आउटपुट्स यूज़ हो सकते थे। जबकि 1974 में सिंपल प्रोसेसर के बजाय मल्टी प्रोसेसर बेस्ड पीएलसी डेवलप हो गए थे और उस पीएलसी के अंदर टाइमर्स और काउंटर्स का भी सहूलत थी और अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी वो पीएलसी परफॉर्म कर सकता था। और उसमें जो मेमोरी थी वो 12 किलोबाइट तक की मेमोरी आ चुकी थी। लेकिन और इसी तरह 1024 इनपुट आउटपुट्स को डील कर सकता था, तो इनपुट आउटपुट डीलिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ गई थी। 1976 में मजीद इन्हांस हुआ पीएलसी सिस्टम और रिमोट इनपुट आउटपुट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, यानी फील्ड से बैठ के मेन कंट्रोल रूम की तरफ भी ये कम्युनिकेट कर सकते थे पीएलसीज और मेन कंप्यूटर को डाटा या मेन पीएलसी को डाटा सेंड कर सकते थे। और 1977 में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पीएलसी भी इंट्रोड्यूस हो गए। 1980s में ये पीएलसीज मजीद एनहांस किए गए और इंटेलिजेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स डेवलप हुए जो कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ रखते थे विद एनहांस सॉफ्टवेयर फीचर्स, यानी उनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी करने की सलाहियत थी कि जो डाटा भेजा जा रहा था, पीएलसी रीड कर रहा था, पीएलसी के सेंसर्स रीड कर रहे होते थे, वो उन डाटा को डॉक्यूमेंट भी कर सकते थे और पर्सनल कंप्यूटर्स को भी डाटा किसी न किसी शक्ल में भेजा जा रहा था। 1983 में स्मॉल पीएलसीज डेवलप हुए और ताकि कॉस्ट को कम किया जाए और सस्ती तरीन पीएलसीज मार्केट में आए। और 1985 में ये मज़ीद इसके ऊपर काम हुआ और नेटवर्किंग ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ पीएलसीज कंप्यूटर एंड मशीन यूजिंग SCADA सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। यानी 1985 के बाद 1985 ऑनवर्ड्स SCADA और DCS का प्योर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था पीएलसीज को यूज़ करते हुए। अब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या पीएलसी क्या होता है, उसको डिफाइन करें तो नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिजिटली ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स विच यूजेज अ प्रोग्रामिंग मेमोरी फॉर द इंटरनल स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक फंक्शन सच एज लॉजिक, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग, काउंटिंग एंड अरिथमेटिक टू कंट्रोल थ्रू डिजिटल और एनालॉग मॉड्यूल्स वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स और प्रोसेसेस। यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स है और उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज करने की सलाहियत है इंस्ट्रक्शंस को, उसमें कोड हम जो कोड करते हैं, हम जो प्रोग्राम कोड करेंगे वो उसमें स्टोर हो सकता हो और उस प्रोग्राम के नतीजे में वो कोई स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हो जिसमें सीक्वेंसिंग है, टाइमिंग है और वो काउंट कर सकता हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हो वगैरह वगैरह। ऐसी मशीन को पीएलसी का नाम दिया गया है। इसकी डिटेल में मज़ीद आगे जाएंगे अगली स्लाइड्स में। इस वक्त तक जो लीडिंग ब्रांड्स हैं पीएलसी के, अगर उनको हम डिवाइड करें मुख्तलिफ क्लासेस में, तो अमेरिकन जो ब्रांड्स हैं उनमें एलन ब्रैडले, गोल्ड मोडिकॉन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस, कटेड हैमर और स्क्वायर डी मेन अमेरिकन आपकी ब्रांड्स हैं। यूरोपियन ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो वो सीमेंस, लॉकनर एंड मोलर, फेस्टो, टेलीमैकेनिक, और जापानीज़ में तो शिबा, ओमरॉन, फैनक, मित्सुबिशी, और चाइनीज़ में फैटेक, सुपकॉन एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चाइनीज़ अब आ चुकी हैं मार्केट में। कहाँ कहाँ पीएलसी अप्लाई होता है तो मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग, फूड, बेवरेजेस, मेटल, पावर, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, बहुत सारी इंडस्ट्री में, तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ में, तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आपका पीएलसी यूज़ हो रहा है जो कि प्रोसेस को सस्ता कर देता है, एफिशिएंट कर देता है, फास्ट कर देता है और मैन पावर कम कर देता है, मेंटेनेंस इजी हो जाती है वगैरह। पीएलसी साइज़ के लिहाज से देखें तो 3 किस्म के पीएलसीज होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल पीएलसीज 128 इनपुट आउटपुट्स को डील कर सकते हैं और 2 किलोबाइट्स की मेमोरी में होती है और ये प्रोवाइड करते हैं एडवांस लेवल्स टू मशीन कंट्रोल्स। जबकि मीडियम जो पीएलसीज का साइज़ है, अगर ऐसे पीएलसी जो 2048 इनपुट आउटपुट्स को डील कर सकता हो तो उसे मीडियम पीएलसी कहा जाता है और उसमें मेमोरी साइज 32 किलोबाइट तक का हो सकता है। यानी इसमें जो रैम है
प्रोसेसिंग स्पीड को सपोर्ट करती है 32 किलोबाइट्स की हो सकती है। इसी तरह लार्ज PLCs के अंदर अगर हम जाएं तो मोर देन 10,000 ऑलमोस्ट 8,192 इनपुट आउटपुट्स की बात की गई है, जो कि नियर अबाउट 10,000 इनपुट आउटपुट्स, क्योंकि सीमेंस का PLC जो आ चुका है S7400 वो 10,000 इनपुट आउटपुट्स को बहुत आसानी डील कर लेता है। और इसी तरह 1 मेगाबाइट से ज़्यादा, बल्कि कुछ मेगाबाइट्स की रैम में अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है, जो कि प्रोसेस को फास्ट बना देती है। तो बहुत एडवांस हो गया सिस्टम्स PLC के फंक्शनिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। फर्स्ट ये हमारे पास एक टैंक है जो कि 2 लिक्विड्स को मिक्स करता है। अब ये जो मिक्सिंग टैंक है, अगर इसकी पूरे प्रोसेस को समझा जाए कि कैसे परफॉर्म होगा, तो उसमें देखें कि आपके पास ये 2 टैप्स हैं जो सोलेनॉइड वाल्व्स हैं, यानी ये वाल्व किसी सोलेनॉइड्स की मदद से ऑन और ऑफ होंगे और सोलेनॉइड को एनर्जाइज करवाया जाएगा किसी इलेक्ट्रिकल पावर से, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। तो अगर ये 2 वाल्व्स ओपन हो जाते हैं तो ये टैप से लिक्विड दोनों टैप से गिरना शुरू हो जाएगा, वाल्व भरना, ये टैंक भरना शुरू हो जाएगा और इस लिक्विड, इस टैंक के अंदर लिक्विड आ जाने के बाद टाइमर चला दिया जाएगा। इस 1 मिनट तक के लिए जो स्टीरर है, जो मोटर है, वो 1 मिनट तक के लिए रोटेट करती रहे, या जितना भी टाइम हम प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो मिक्सिंग अच्छी तरह हो जाए। और जब लेवल भर जाएगा तो फ्लोट स्विच जो है, ये फ्लोट जो बॉल है ऊपर चला जाएगा और फ्लोट स्विच को ऑफ करा देगा, जिससे पानी मज़ीद आना बंद हो जाएगा। इन वाल्व से दोनों वाल्व ऑफ हो जाएंगे और 1 मिनट तक आपकी मोटर जो है वो स्टिर करती रहेगी, उसको मिक्स करती रहेगी। और आफ्टर 1 मिनट जब ये टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो ये सोलेनॉइड वाल्व खोल दिया जाएगा और आउटपुट वाल्व जो है वो उस मिक्स लिक्विड को बाहर गिराना शुरू कर देगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस अगर हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं PLC की मदद से, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो इनपुट आ रहा है हमें वो डिफरेंट चीज़ों से आ रहा है, और कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसा कि PLC जो है वो चेक करेगा कि वाल्व खुले हुए हैं कि बंद है। अगर ये बंद है तो वो इनपुट तो आएगा उस वाल्व की पोजीशन से, लेकिन उस वाल्व को ओपन करने के लिए जो पावर आएगी वो आपके पास आउटपुट बनेगी और वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। इसी तरह डिफरेंट वाल्व्स को, जो वाल्व होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, जो सेंसर होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। तो PLC के एक साइड पर इनपुट होते हैं और दूसरी साइड पर आउटपुट होते हैं। इनपुट को सिग्नल सेंसर दे रहा होता है और आउटपुट पे PLC सिग्नल भेजता है एक्चुएटर्स को, और एक्चुएटर्स वर्क करते हैं। इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कि अगर एक टैंक यूज हुआ है टू मिक्स 2 liquids, the control circuit operates as follows. When the start button is pressed, solenoid A and B energizes. This permits the 2 liquids to begin filling the tank. When the tank is filled, the float switch trips. This de-energizes solenoids A and B and starts the motor used to mix the liquids together. The motor is permitted to run for 1 minute. After 1 minute has elapsed, the motor turns off and solenoid C energizes टू ड्रेन द टैंक। इन सोलेनॉइड वाल्व C के अंदर पावर आ जाएगी और वो खुल जाएगा। सोलेनॉइड जब पावर अप होगी तो वाल्व C जो है वो ओपन हो जाएगा और ड्रेन होना शुरू हो जाएगा टैंक। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी द फ्लोट स्विच डी-एनर्जाइजेस द सोलेनॉइड। तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा और फ्लोट स्विच बता देगा कि जनाब पानी नीचे आ चुका है। तो सोलेनॉइड वाल्व को PLC सिग्नल भेजेगा कि अब तुम डी-एनर्जाइज हो जाओ और वाल्व बंद हो जाएगा। A stop button can be used to stop process at any time। इसी तरह एक और सेंसर इनपुट पे हम लगा सकते हैं, यानी एक इनपुट सिग्नल हम भेज सकते हैं बटन की मदद से PLC को कि दरमियान में किसी टाइम पे भी अगर आप प्रोसेस स्टॉप करना चाहें, चाहे पानी का हाफ लिक्विड्स हाफ भरे हैं अभी टैंक में, या किसी भी टाइम पे, तो आप स्टॉप बटन लगा सकते हैं तो वो प्रोसेस उसी वक्त बंद हो जाएगा। इफ द मोटर बिकम्स ओवरलोडेड द एक्शन ऑफ द एंटायर सर्किट विल स्टॉप। और अगर मोटर किसी वजह से, अगर लिक्विड जो है वो बहुत डेंस आ गया और मोटर सही तरह आसानी से घूम नहीं पा रही, स्टीर नहीं कर पा रही, तो मोटर के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो ओवरलोड हो जाएगी। तो फ़ौरन PLC उस वक्त एक्शन में आए और मोटर को करंट भेजना बंद कर दे। तो ये सारे प्रोसेसेस आपका PLC परफॉर्म कर रहा होता है। वंस द सर्किट हैज़ बीन एनर्जाइज्ड इट विल कंटिन्यू ऑपरेट अंटिल इट इज़ मैनुअली स्टॉप्ड। और हम ये चाहते हैं कि ये काम बार बार होता रहे, यानी पानी भरे मिक्स हो बाहर निकल जाए, पानी भरे मिक्स हो बाहर निकल जाए। तो ये प्रोसेस मुसलसल चलाने के लिए आपको एक लूप लगानी पड़ेगी जो कि उस
सिस्टम में लगाई जाएगी, पीएलसी के अंदर हम कोड करेंगे ये एक काउंटर की वजह से कि कितनी दफ़ा आपने प्रोसेस परफॉर्म करवाना है, तो हम काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं पीएलसी का। तो ये बहुत सिंपल बातें हैं, आगे जाके डिटेल से समझ आएंगी। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन के लिए बातें कर रहे हैं कि पीएलसी जो है वो एक प्रोसेस को ऑटोमेट करवाने में हेल्प कर सकती है इनपुट्स और आउटपुट की मदद से। पीएलसी का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर समझना हो तो हमें कुछ ये फिगर हेल्प करेगा कि पीएलसी में एक मेन प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के साथ 4 मॉड्यूल्स लिंक नजर आ रहे हैं। एक पावर सप्लाई जो उसको पावर देता है, प्रोसेसर के साथ 2 मेन मॉड्यूल्स इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। इनपुट्स असल में सेंसर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, वॉल्यूम सेंसर, लेवल सेंसर, डेंसिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर एक्सेट्रा, लाइट सेंसर। डिफरेंट सेंसर्स कैन बी अटैच विद द इनपुट, जो डिजिटल सिग्नल भी दे सकते हैं, यानी डिजिटल इनपुट मॉड्यूल भी हो सकते हैं और एनालॉग इनपुट मॉड्यूल भी हो सकते हैं। अब प्रोसेसर इस इनपुट मॉड्यूल से डिजिटल डाटा ले लेगा। अगर एनालॉग डाटा भी इस इनपुट मॉड्यूल के पास आया होगा तो वो एनालॉग डाटा पहले ये मॉड्यूल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर प्रोसेसर को आगे ट्रांसफर कर देगा। प्रोसेसर अपना कोड के अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा, उस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, इंस्ट्रक्शंस कोड के मुताबिक परफॉर्म करते हुए जो आउटपुट जनरेट करेगा उन आउटपुट्स को वो डिजिटल फॉर्म में आउटपुट मॉड्यूल को भेजेगा। अगर वो डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है तो वो आगे एज इट इज डिजिटल डाटा भेज देगा। अगर वो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है तो पहले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे एनालॉग डिवाइसेस को वो सिग्नल चला जाएगा। इस प्रोसेसर में जो कोड स्टोर होगा वो असल में किसी प्रोग्रामिंग डिवाइस से, यानी लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो आपके जनरल पर्पस पीसी है उससे, या कोई हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस, किसी भी प्रोग्रामिंग डिवाइस से इस प्रोसेसर को हम जोड़ते हैं ताकि उस पीएलसी को प्रोग्राम कर सके। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पीएलसी क्या हैं, तो हमने देखा मेजर कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई है जो कि पावर प्रोवाइड करती है, इनपुट मॉड्यूल्स हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स हैं जो कि लॉजिक लेवल्स या सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स, एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में। प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है उस डाटा का जो इनपुट से आया होता है और किसके अकॉर्डिंगली, उन कमांड्स के अकॉर्डिंगली जो आप उसमें, या कोड के अकॉर्डिंगली जो आप कोड उसमें फीड करते हैं प्रोसेसर में। और प्रोग्रामिंग डिवाइस आपका कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हैंडल प्रोग्रामर, कुछ भी हो सकता है जो उसमें कोड करे, लिखेगा। प्रोग्रामिंग डिवाइस डिफरेंट कंपनीज पहले अपने खुद बनाती थी, आजकल तो जनरल आपका जो सीपीयूज है या लैपटॉप्स हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। लेकिन पहले वाले जो प्रोग्रामिंग डिवाइसेज अगर उनकी हम बात करें तो मुख्तलिफ कंपनीज ने मुख्तलिफ नामों से प्रोग्रामिंग डिवाइसेस दिए हुए थे, नाम यहाँ मैंशनड है। इसी तरह हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइसेस भी थे और वो भी मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से आए हुए थे। लेकिन आजकल जो है वो लैपटॉप्स और ज़्यादातर सीपीयूज यूज़ हो रहे हैं चूँकि ये अवेलेबल है बड़ी आसानी से। अगर हम पीएलसी की बात करें तो पीएलसी 2 तरह के होते हैं, कॉम्पैक्ट पीएलसीज और मॉड्यूलर पीएलसीज। ये कॉम्पैक्ट पीएलसी का फिगर है, आप वो से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ इनपुट मॉड्यूल लगा हुआ, या इनपुट साइड है, और ये जो ऊपर वाली साइड है जहाँ हमें ये स्क्रूज नज़र आ रही है, स्क्रूज नीचे भी हैं लेकिन वो आगे चूँकि शीट आई हुई है तो वो छुप गए हैं। ये स्क्रूज जो हैं ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं। इन स्क्रूज ये जो आपको स्टील कलर के नज़र आ रहे हैं, इन स्क्रूज में आप टर्मिनल या तार वहाँ लगाएंगे, कसेंगे और वहाँ से जो वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज, वो आप उस डिवाइस को दे देंगे जिससे आपने चलाना होगा। और सेंसर से जो इनपुट सिग्नल आ रहा होगा वो यहाँ तारें लगाएंगे मुख्तलिफ जगहों पर और उस सेंसर से डाटा इनपुट मॉड्यूल पे आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, प्रोसेसर और पावर सप्लाई मॉड्यूल सारे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, कोई अलग अलग चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो हम कहते हैं कॉम्पैक्ट पीएलसी। जबकि ये एक मॉड्यूलर पीएलसी है, इसमें आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये एक अलग मॉड्यूल है जो कि पावर सप्लाई मॉड्यूल है, और ये आपका प्रोसेसर मॉड्यूल है जो कि आपको सिसमैक के नाम से नज़र आ रहा है, CG1M और CPU12 ये प्रोसेसर मॉड्यूल है। इसी तरह ये आपका एक डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है, ये आपका एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है। तो डिजिटल और एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मॉड्यूलर फॉर्म में भी पीएलसी
होता है, ये पीएलसीज किसी बड़ी कैबिनेट में लगाए जाते हैं उस किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये पीएलसी लगा हुआ है, इस पीएलसी से जो तारें निकल रही हैं वो जाके मुख्तलिफ रिलेस को, कॉन्टेक्टर्स को, ब्रेकर्स को लग रही हैं, जो कि ये रिलेस आगे किसी मोटर को, किसी वाल्व को, किसी सोलेनॉइड वाल्व को, किसी बल्ब को, किसी एलईडी को ऑन ऑफ करवा रहे होंगे। तो जो सिग्नल पीएलसी से जाएगा वो पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल से होते हुए मुख्तलिफ डिवाइसेस के पास जाएगा और इस तरह से वो पीएलसी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। यानी पीएलसी एक ब्रेन का काम करता है किसी भी कंप्लीट हार्डवेयर को कंट्रोल करते हुए। इनपुट मॉड्यूल interfaces section of PLC connects it to external field devices, यानी जो इनपुट मॉड्यूल है वो बाहर के सेंसर्स को, फील्ड डिवाइसेस को कनेक्ट करता है पीएलसी के साथ, जो और इसी तरह आउटपुट मॉड्यूल भी इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस को यानी सेंसर्स को नहीं बनते। तो इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस है पीएलसी का वो कनेक्ट करता है तमाम फील्ड डिवाइसेस को, सेंसर्स को या एक्चुएटर्स को उस पीएलसी के प्रोसेसर के साथ। The main purpose of the input-output interface is to condition the various signals received from sent to the external input or output device. Main purpose आपको मालूम है कि वो सिग्नल जो रिसीव हो रहा है उस इनपुट से होता है और आउटपुट मॉड्यूल से सिग्नल सेंड किया जाता है। Input-output modules convert signals from discrete or analog input devices to logic levels acceptable to the PLC processor। यानी अगर डिजिटल डाटा आ रहा है तो उसको ऐसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे प्रोसेसर को देगा जो प्रोसेसर एक्सेप्ट करता है, और अगर एनालॉग डाटा आ रहा है तो पहले उसे डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर प्रोसेसर को मिल जाएगा। इसी तरह आउटपुट मॉड्यूल जो है वो कन्वर्ट बैक करते हैं डिजिटल को, आइदर डिजिटल में ही या डिजिटल को आगे एनालॉग में कन्वर्ट करके वो आगे एनालॉग डिवाइसेस को भेज दिए जाते हैं, जैसे पहले डिस्कस हुआ। अब ये जो इनपुट मॉड्यूल्स है, अगर इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाएं कि जो इनपुट मॉड्यूल होता है जो हमने यहाँ भी देखे, यहाँ पर इसमें ये आपका इनपुट है नीचे वाला और आउटपुट ऊपर वाला आउटपुट मॉड्यूल है, या फिर इसमें भी अगर आप देखें ये जो इनपुट मॉड्यूल्स हैं और आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, एक एनालॉग डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, ये जो मॉड्यूल्स हैं, तो इन मॉड्यूल्स में जो अंदर की सर्किटरी है उसको वो कैसे वर्क कर रही होती है उसको जरा देखते हैं। तो जो डाटा आता है वो किसी डिवाइस से आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। वो वोल्टेज जो करंट फ्लो करवाता है, किसी करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा होता है उस मॉड्यूल के अंदर, और उस करंट लिमिटिंग रजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है और उसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो वोल्टेज रीड किया जाता है। ऑप्टो ऑसिलेटर लगा होता है और ऑप्टो ऑसिलेटर जो है वो एक बफर क्रिएट करता है, और फिर ये ऑप्टो ऑसिलेटर के बाद एक बफर फिल्टर हिस्टैरिसीस सर्किट, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है ताकि प्रोसेसर सेफ रहे। ये ऑप्टो ऑसिलेटर इसलिए लगाया जाता है कि कहीं इनपुट वोल्टेज जो है अगर वो ज़्यादा आ जाए तो प्रोसेसर डैमेज ना हो जाए। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से इनपुट मॉड्यूल्स के अंदर प्रोटेक्शन रखी जाती है, और जो वोल्टेज इस रजिस्टर में ड्रॉप हो रहा होता है, यानी वोल्टेज जो यहाँ मेजर करते हैं, रीड करते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस, अगर वो करंट ज़्यादा आ रहा है तो बाद में वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे वैल्यू इनपुट की ज़्यादा आई है, तो प्रोसेसर को ज़्यादा बड़ी वैल्यू ऑफ डिजिटल डाटा मिलेगी और इस तरह से वो प्रोसेसर डाटा रीड कर लेगा। तो इनपुट मॉड्यूल से सेंसर्स का डाटा प्रोसेसर को मिल रहा होता है। ये डिजिटल के बाद एसी इनपुट मॉड्यूल की अगर बात की जाए, यानी जो आपका एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। बस ये है कि यहाँ आपका जो एसी सिग्नल है वो वेरिंग होता है, और उस वेरिंग सिग्नल के अंदर आपको ये ख्याल रखना जाता है कि जो एसी वैल्यू आ रही है उसको पहले वो वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही होती है। तो इसी सर्किट के अंदर हम एक डिस्क्रिटाइजर लगा देते हैं, जो कि डिस्क्रिटाइजर सर्किट होता है जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उस डिस्क्रिट सिग्नल को प्रोसेसर को भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने आज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएलसी को देखा। इंशाल्लाह हम आगे आहिस्ता आहिस्ता डिटेल के साथ जाएंगे और इसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, पीएलसी का अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। आज चूँकि बेसिक्स बातें थी इसलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग कंटेंट मिला, लेकिन इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे
उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे प्रोसेस, इस पीएलसी को मुख्तलिफ प्रोसेस पे, तो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है। पीएलसी बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। सो कीप वॉचिंग द लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।